तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं एक लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको पता है हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी जूरिस्प्रूडेंस 2 की, जो कि सेकंड सेमेस्टर का हमारा पहला ही पेपर है। तो इसका लॉन्ग का पहला ही लॉन्ग का क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता ही है कम से कम 20 नंबर ही आपको दे करके जाएगा। लेकर के आ गए हैं, जल्दी से पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और कर लीजिए तैयार 20 नंबर आपके पहले पेपर के। तो क्वेश्चन है हमारा पहला। देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, भविष्यगामी निरसन सिद्धांत की महत्वता पर प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, संपूर्ण व्याख्या कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ठीक है दोस्तों, तो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इंग्लिश में इसको बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं भविष्यगामी निरसन सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर। देखिए सबसे पहले हम इसके परिचय से लेकर के चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सन 1900 की शुरुआत में अमेरिका में संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत को पहली बार मान्यता दी गई थी। इट मीन्स के सन 1900 की स्टार्टिंग से। ठीक है, चलिए पहली बार अमेरिका में इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई थी जब देश में कानूनी न्यायशास्त्र, इट मीन्स की जूरिस्प्रूडेंस सदियों पुराने ब्लैक स्टोनियन सिद्धांत से स्थानांतरित शिफ्ट हो गया था। मतलब कि इससे पहले ब्लैक स्टोनियन सिद्धांत चलता था जो जूरिस्प्रूडेंस का हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट था, प्राचीन वाला सिद्धांत। धीरे धीरे अमेरिका में यह विकसित हुआ और जल्द ही अंग्रेजी न्यायविदों, जूरिस्ट और अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसे भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में मान्यता देकर अपनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि 1900 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अमेरिका में। उसके बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ता गया, लेकिन हमारे भारत में आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1967 में। आपने बहुत ज़्यादा इस केस को सुना होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट या आप लोगों में से बच्चा कोई नहीं होगा जिसने इसके बारे में नहीं सुना होगा। गोलकनाथ के आपने देखे होंगे बहुत सारे डेसीडेज केसेस आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में सबसे पहले मान्यता दी गई थी 1967 में। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए कई दिशा निर्देश निर्धारित किए। इन दिशा निर्देशों का एक पूर्व उदाहरण प्रेसिडेंट के रूप में पालन किया गया था और इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्षों में कई बार लागू किया गया है। आइए अब हम इस सिद्धांत के बारे में समय के साथ हुए विकास पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया कहाँ से बना है और हमारे भारत में कहाँ पर आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत पर अमेरिका का न्यायशास्त्र क्या था, उसके बाद में हम चलेंगे भारत में। ठीक है दोस्तों, आएंगे भारत में लौटकर। अमेरिका में चलते हैं पहले। देखिए संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत की जड़ें अमेरिकी न्यायशास्त्र में पाई जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि सिद्धांत को लागू किया जाता, उसका पालन किया जाता, अमेरिकी न्याय प्रणाली सिस्टम ने ब्लैक स्टोनियन सिद्धांत का पालन किया। इस सिद्धांत के अनुसार न्यायालयों के पास नए कानून बनाने की शक्ति नहीं थी, लेकिन वो केवल मौजूदा कानूनों का पालन और व्याख्या कर सकते थे। लेकिन कई अमेरिकी न्यायविद इस सिद्धांत के खिलाफ थे और इस विरोध ने संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, देखिए 1900 से पहले जो जूरिस्प्रूडेंस था अमेरिका का, ठीक है, जो न्यायशास्त्र था वो किसको फॉलो करता था, किस सिद्धांत को फॉलो करता था? ब्लैक स्टोन को। ठीक है दोस्तों, आप ये भी बहुत ज़रूरी है, अभी तो हमारे पढ़ाने में नहीं आ रहा है, अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये 5th सेमेस्टर में जाकर के आएगा, तब जाकर के आपको देखने को मिलेगा इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, किसका? ब्लैक स्टोन का। हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा होगा, तो आप अगर क्यूरियस हैं, ठीक है, आपके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियसिटी है, तो आप जाकर के नेट पर फाइंड कर सकते हैं इस सिद्धांत को। चलिए हम चलते हैं अपने सिद्धांत पर, जो ओवर रूलिंग का, मतलब ब्लैक स्टोन के बाद में जो सिद्धांत आया था वो यही आया था। देखिए अमेरिकी न्यायविद जॉर्ज एफ केनफील्ड ने कहा कि यदि न्यायालय को लगता है कि पुराने नियम बेकार हो गए हैं या आधुनिक समय के कानूनी शासन में इसकी प्रभावशीलता खो गई है, तो यह अदालत का कर्तव्य है कि वो नए नियम को मान्यता दे और प्रस्तावित प्रोपाउंड
करे। इट मीन्स कि ये जो स्रोत थे, जो जहाँ से न्याय की जो धारणा बनती थी और नए नए जो न्याय शास्त्र जिन रूलों को अपनाता था वो पुराने हो गए हैं, ठीक है। और वो अब, क्योंकि आपको पता है ना दोस्तों कि जो भी विधि है वो एक समान में हमेशा एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यही अब जो धारणा है वो अदालत ने दी थी कि भैया अगर ऐसा लगता है आपको कि पुराने जो नियम कानून हैं वो अगर पुराने हो गए हैं और समय के साथ में मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जरूरी है आपके इनको चेंज करके आप नए नियमों को बना सकते हैं। चिकोट काउंटी ड्रेनेज डिस्ट्रिक्ट बनाम बैक्सेटर स्टेट बैंक 1940 में ह्यूजेस में यूएसए के न्यायालय ने कहा कि असंवैधानिक घोषित किए गए कानून के तहत किए गए कार्यों लेन देनों इस समझदारी के असंवैधानिक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उस संबंध में एक नया न्यायिक निर्णय सुनकर अतीत के लेन देन को प्रभावित या मिटाया नहीं जा सकता। उसके बाद में ये भी कहा गया कि अभी जो नए केस होंगे, ठीक है, उसमें जो पुराने केस देखे जाएंगे, मतलब पूर्ण निर्णय के जो केस देखे जाएंगे उनका जो सहारा लिया जाएगा, ठीक है, तो उनका सहारा इस तरह से भी, मतलब कि नए कानून को अपनाना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि पुराने जो न्यायिक निर्णय हैं उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए या फिर उनको बिल्कुल ही मान्यता से हटा दिया जाए। उनका भी कहीं ना कहीं क्या रहना चाहिए, अपना अस्तित्व रहना चाहिए, ये कहा था, ठीक है। चलिए, ग्रिफिन बनाम इलिनोइस 1956 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी मामले की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करते समय अदालत या तो दृष्टिकोण का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, वे उस तरीके से मामले को देखने का विकल्प चुन सकते हैं जो वे उचित समझते हैं और संभावित प्रभाव के कारण फैसला अपना सुना सकते हैं। तो अब उच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय थी अमेरिका की, उसने इस केस में ये भी कहा कि देखो जरूरी नहीं है कि पुराने निर्णयों का ही सहारा लिया जाए। अगर आपको लगता है, आपकी बुद्धि तेज है, आपको लगता है कि आप फैसला अपने बल पर और अपने उससे सुना सकते हैं आत्म संयम, तो आप सुना सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत पर अंग्रेजी न्यायशास्त्र। देखिए, हमने अमेरिका में देखा, अमेरिका ने उस चीज़ को अपना लिया कि जो विधि है वो एक समांतर हमेशा नहीं चलती, उस पर चेंज होते रहते हैं। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो आप पुराने जो सिद्धांत है उनको छोड़ करके नए सिद्धांत बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश में देखते हैं, अंग्रेजी में। इंग्लैंड में जिस ब्लैकस्टोन सिद्धांत का पालन किया गया था उसकी बेंथम और ऑस्टिन जैसे अंग्रेजी न्यायविदों ने आलोचना की थी। ऑस्टिन ने कहा था कि केवल यह विचारधारा कि कोई कानून अदालत द्वारा नहीं बनाया जाता और बस चमत्कारिक मिर्क्युलसली रूप से मौजूद है, काल्पनिक के अलावा और कुछ नहीं है। कानून समय समय पर अदालतों में न्यायाधीश द्वारा बनाया गया और भविष्य में भी बनता रहेगा। देखिए, जो ऑस्टिन है, जैसे बेंथम थे, ठीक है, बेंथम और ऑस्टिन ये जो थे वो पुराने जो वो था सिद्धांत था, ठीक है, ब्लैकस्टोनियस का, उसके ये खिलाफ थे। ये कहते थे, देखिए ये तो बात बिल्कुल, मैं इस बात को भी नहीं मानूंगा कि जितने भी नए नए वो जो बनते हैं, नियम बनते हैं, उनको न्यायालय बनाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पुराने सिद्धांतों पर चल के नए रूलों को ना अपनाएं, ठीक है। वो सिर्फ इतना है कि पुराने जो रूल हैं वो मौजूद रहें, ठीक है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी हम क्या कर सकते हैं कि जो न्यायाधीश जो बनाते हैं रूलों को, वो तो बनते हैं, पहले भी बनते, तब भी बनते थे और हमेशा बनते रहेंगे, तो हमें उनको ही ज़्यादा अपनाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रैक्टिस स्टेटमेंट न्यायिक उदाहरण 1966 में देखा कि ब्लैकस्टोनियन सिद्धांत समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है और न्यायालय को यदि ऐसा करना उचित लगता है तो मौजूद कानूनों और निर्णय को संशोधित करने और छोड़ने का अधिकार है। इट मीन्स के जो ब्लैकस्टोनियन के जो सिद्धांत थे, उसके जो नियम थे, वो समय के साथ में बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई अब ये मैच नहीं खा रहे हैं तो उनको छोड़ना ही बेहतर होगा। मिलांगस बनाम जॉर्ज टेक्सटाइल्स लिमिटेड 1976 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय हर्जाने लिक्विडेटेड इन डैमेज के दावे से निपटने के दौरान यह माना कि संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत का प्रयोग किसी भी पिछले लेन देन को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि निर्णय की तारीख से केवल भविष्य के लेन देन को प्रभावित करेगा। अब इसमें यह हुआ था कि ब्लैकस्टोन को नहीं, मतलब पहले जो ब्लैकस्टोन के रूल चलते थे उनको वहीं पर रोक दिया गया और फिर उसकी जो भी केस चल रहा था उसमें फिर कौन से रूल लगे, नए रूल लगे, ओवर रूलिंग के। तो उन्होंने कहा कि ये अभी के आगे वाला जो केस है उसको प्रभावित करेगा, मतलब कि उसमें एक नई दिशा देगा, पीछे जो चला गया उसमें कोई भी प्रॉब्लम या इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए
अब ओवर रूलिंग सिद्धांत भारतीय न्यायशास्त्र का क्या था? देखिए, अपने अमेरिका का भी देख लिया दोस्तों, ठीक है, और इंग्लैंड का भी देख लिया। दोनों ने ही, ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों ने ही ब्लैक स्टोन को खत्म करके ओवर रूलिंग सिद्धांत को अपनाया। अब भारत में देखते हैं, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इंपॉर्टेंट जो हमारा ये केस है। देखिए, जब भारत में संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत को अपनाने की बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पहली बार इस सिद्धांत को मान्यता दी थी और इसको अपनाया था। आइए इस मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी मैंने बताया था 1967 में ही जो गोलकनाथ बनाम केस है उसी में ओवर रूलिंग के सिद्धांत को पहली बार यूज किया गया था। संक्षिप्त तथ्य देखिए, दोनों याचिकाकर्ता और उनके परिवार जालंधर पंजाब में स्थित 500 एकड़ से अधिक भूमि के मालिक थे। हालांकि पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम 1953 के लागू होने के बाद सरकार ने उन्हें यह कहते हुए नोटिस जारी किया था कि वे केवल 30 एकड़ जमीन पर ही कब्जा रख सकते हैं और बाकी जमीन को उन्हें छोड़ना होगा। जिस भूमि को छोड़ना था उसे अधिशेष सरप्लस भूमि माना जाएगा। इसके कारण निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अधिनियमन इनेक्टमेंट के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। ठीक है, देखिए केस ये था कि ये जो गोलकनाथ जी थे, इनका जो जालंधर तकरीबन 500 एकड़ पर इनका अपना कब्जा था, मतलब कि इनकी अपनी जमीन थी। ठीक है, वो कह सकते हैं। अब क्या हुआ कि सरकार ने इनको नोटिस दे दिया कि भाई तुम उसमें से 30 एकड़ रख सकते हो केवल। ठीक है, 30 एकड़ जमीन पर ही अपना कब्जा रख सकते हो, बाकी की सारी 430 बीघा जमीन को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने कहा यार हमारी जमीन है, हमारा अधिकार है इस पर, ठीक है, हमारा मूल अधिकार है, इसको हमारा तो मूल अधिकार का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए इन्होंने उसको चुनौती दी। ठीक है दोस्तों, और उस पर केस कर दिया सरकार के लिए, पंजाब राज्य के लिए। ध्यान रखना यही केस था, पंजाब राज्य पर उन्होंने केस कर दिया। अब इसमें चुनौती किन किन चीजों को दी गई थी? नंबर 1, संपत्ति अर्जित एक्वायर करने और रखने होल्ड करने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 19(1)(f), मतलब कि किसी के पास में जो संपत्ति है वो उसको नहीं बेच सकता, ठीक है, वो होल्ड कर सकता है, वो उसका अधिकार है। ये संविधान अनुच्छेद 19(1)(f) हमें ये वो देता है, अधिकार देता है। दूसरा पॉइंट ये था, कानून के समक्ष समानता और समान सुरक्षा का अधिकार, संविधान का अनुच्छेद 34, भाई सभी के पास समानता है, सभी का अधिकार है। आगे तीसरा था, किसी भी पेशे या अभ्यास करने का अधिकार, पेशा मतलब कि कोई भी वर्क करने का अधिकार, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g). ठीक है, ये तीनों पॉइंट थे जिनके ऊपर उन्होंने क्या किया था, इनेक्टमेंट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आ गया। अब मुद्दा क्या है इसमें कि अब इसमें एक फैक्ट था कि क्या संसद के पास संविधान के तहत भारत के नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने और संशोधित करने की शक्ति है? ये एक मुद्दा है इसमें। ये क्योंकि इसमें क्या था कि अब यहाँ से एक नया कानून बनना था, किसके लिए, गोलकनाथ बनाम उसके लिए, क्योंकि पुराना जो केस चल रहे थे, पुरानी जो चीज़ें थी, पुराने जो स्रोत थे वो सभी मान्य नहीं थी। यहाँ से एक नया रूल बनाना था। तो संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत के खिलाफ उठाई गई आपत्तियाँ, यहाँ पर संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत को मान लिया गया, लेकिन उसके खिलाफ भी आपत्तियां थी। क्या थी? नंबर 1, देखिए, सामान्य कानूनों के संशोधन के संबंध में निर्णय पर संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत के लागू होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। केवल संवैधानिक कानून के संशोधन के बीच में निर्णय ही इस सिद्धांत के अधीन हो सकते हैं। दूसरा था, भारतीय न्यायशास्त्र एक उदाहरण है आधारित प्रणाली का पालन करता है। इस दृष्टि से अप्रोच से हटाना और एक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाना उचित नहीं होगा, उन्होंने ये कहा था। मतलब कि इस केस में ये जो ओवर रूलिंग का सिद्धांत है वो लगने वाला था, लेकिन उससे पहले उसके खिलाफ आपत्तियां उठा दी गई। ठीक है, पहले में कहा गया था कि वो कोई मान्य सिद्धांत नहीं है, वो केवल डेसिडिस केसेस, मतलब पुराने सुनाए गए निर्णय के ऊपर बनाया गया एक आधार है, उसको हम ऐसे कैसे अपना सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया था, भैया अंतरराष्ट्रीय चीज़ों को तुम अपना रहे हो, अपने आप को देखकर स्वदेशी उनको स्रोतों को छोड़कर, अपनी विधि को छोड़कर के अंतरराष्ट्रीय को अपना रहे हो सकता है वो यहाँ पर काम ना करे, सही, ठीक है, या फिर वो उचित ही नहीं है। तीसरा था, संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाएगा। इट मीन्स कि किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई कानून बन गया है तो वो कानून शून्य माना जाएगा। दीपचंद माया उत्तर प्रदेश राज्य 1959 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई भी कानून जो संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह एक मुर्दा पैदा स्टिल बॉर्न हुआ कानून है। इस प्रकार कोई भी कानून जिसे असंवैधानिक घोषित किया गया है
उसे उसके अधिनियम के क्षण से ही शून्य माना जाना चाहिए और इसलिए संभावित ओवर रूलिंग का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत निर्धारित दिशा निर्देशों के विरुद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो ओवर रूलिंग का सिद्धांत था, ठीक है, ओवर रूलिंग का जो कानून था, इसमें क्या था भाई साहब, इसमें ये था कि जो अनुच्छेद 13 में दिया गया है हमारा अधिकार, उसको ये क्या कर रहा था, उसके विरुद्ध था। अब उसके लिए तो पहले कहा गया भाई साहब, कोई भी नया रूल या हम नया नियम या फिर नया कानून बनाने से पहले वो देखेंगे क्या वो किसी के जो मूल अधिकार है उनका उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अगर वो बन गया है और वो किसी के विपक्ष में है, किसी के मूल अधिकारों का उनसे हनन हो रहा है, तो उसको बनने के समय से ही शून्य माना जाएगा। ठीक है, ये 3 बहुत बड़ी आपत्तियां थी। अब संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत के प्रयोग में संबंध टिप्पणियां क्या थी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में 3 आवश्यक शर्तें प्रस्तावित की जो संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक थी। शर्तों का वर्णन ये था। देखिए, नंबर 1, संविधान की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न होने वाले मामलों में ही संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। मतलब जो संविधान के व्याख्या है ना, उसके संबंध में अगर कोई चीज हो, कोई फैक्ट हो, कोई केस हो, तो उसी में उसको लागू किया जा सकता है। दूसरा, संभावित ओवर रूलिंग का सिद्धांत केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही लागू किया जा सकता है। ध्यान रखना, हाई कोर्ट द्वारा ही लागू किया जा सकता है और किसी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही उसको लागू किया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं। आगे था, न्यायालय अपने फैसले के संभावित प्रयोग के पहलुओं को उनके समक्ष न्याय के किसी कारण या मामले के अनुसार संशोधित कर सकता है। इस तरह ये भी था, अगर उसमें लग रहा है कि यहाँ पर इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए तो ओवर रूलिंग के सिद्धांत में संशोधन भी न्यायालय उस समय कर सकता था। ठीक है, 3 चीजें थी उसको यूज करने की। दूसरा पॉइंट है पूर्वोक्त अफोरसेड, मतलब कि शर्तों को लागू करने से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि यह पूर्वव्यापी ओवर रूलिंग के सिद्धांत का पालन करता है तो यह अराजकता पैदा करेगा और पुराने शासन के तहत किए गए कई लेन देन को प्रभावित करेगा। इस प्रकार संभावित ओवर रूलिंग का सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू होगा। अब उन्होंने ये भी कहा था कि अब यहाँ पर एक कंडीशन ये थी कि पहले एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि इसका मैटर क्या है, अफोर्सेड है या नहीं। देखिए, जैसे कि 19वीं सदी में जो साहूकार जो ब्याज पर अपने पैसे देते थे, उसका कानून के अकॉर्डिंग 1% ब्याज लगता था। ठीक है, अब ये दूसरा कानून बन गया 2000 में। ठीक है, 1900 का था 2000 में। अब 2000 में नया कानून समझना, इससे ये कानून नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। उसमें ये कह दिया गया कि अब कोई भी साहूकार किसी को ब्याज देगा तो उसमें 0.5% का ब्याज लगेगा। ठीक है, 0.5% का ब्याज लगेगा। अब इसमें अराजकता क्या होगा, अब देखिए, जो पहले से वर्क होता आ रहा है वो 1% ले रहे हैं और अब नया कानून बनने पे आधा हो गया उसका। ठीक है, तो अब जिन्होंने पहले दिया है, वो जिन्होंने पहले 19 करो कि 1990 में किसी को पैसा दे रखा है ब्याज पर 1% पर। ठीक है, अब वो 10 साल उसने ब्याज उसका दे भी दिया, ब्याज के बाद में लागू हुआ आगे। ठीक है, अब आगे 2000 में आते आते वो ब्याज की दर हो गई 0.5 आदि। तो अब वो क्या करेगा, सपोज के पहले 10,000 देता था तो वो 5,000 देगा। साहूकार इस बात पर राजी नहीं होगा, कोई व्यक्ति वो कहे नहीं हम तो नहीं लागू, हमने तो पहले ही समय में जो ब्याज दिया था उसी पर लागू होगा, हम जो पहले कानून था उसी कानून को मानेंगे। इसलिए ये अराजकता फैला सकता था। इसलिए उन्होंने कहा कि अब जो पहले जो नियम था, उससे पहले जो नियम थे वही चलेंगे, लेकिन अब आगे अगर कोई भी ब्याज पर लेन देन करता है तो वो 0.5 पर ही करेगा। ठीक है, ये इस तरह से एक मैंने आपको बताया, इसका सिस्टम ये था। ठीक है, तीसरा है, पहले से मौजूद संवैधानिक संशोधन न्यायालय के निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर ओवर रूलिंग के तहत कोई नया नियम बनता है तो वो नियम इस तरह से बनाया जाएगा कि पहले से ऑलरेडी जो नियम बने हुए हैं उन पर उसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। केवल भविष्य के संशोधन को इस मामले में न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात रेशियो का पालन करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये जिम्मेदारी किसकी होगी, ये न्यायालय की होगी। चलिए एक केस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप समझेंगे कि ये ओवर रूलिंग का सिद्धांत कैसे काम करता है और यह है क्या। देखिए, प्रबंधक निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर ECIL हैदराबाद बनाम करुणाकर 1993 संक्षिप्त तथ्य है। इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 311 से 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था कि इस नए संशोधन के तहत एक दोषी डेलिंक्वेंट ने अपनी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करने का अपना अधिकार खो दिया था।
यानी अब एक दोषी को बर्खास्तगी का कोई कारण बताए बिना बर्खास्त किया जा सकता है। एक सरकार कर्मचारी को ऐसी बर्खास्तगी के लिए उचित कारण बताए बिना उसकी सेवा से बर्खास्त किया गया था और जांच से रिपोर्ट भी उसे उपलब्ध नहीं कराई गई। इस बर्खास्तगी को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। अब ध्यान रखो, कोई भी सरकारी गवर्नमेंट है, अब वो जॉब कर रहा है, जॉब करने के बाद में 2 दिन बाद में जाता है जॉब करने के लिए, कंटिन्यू 10 साल से कर रहा है और उसके हाथ में लेटर दिया जाए, चलो भी आज से तुम टर्मिनेट अपने घर पे बैठो। ठीक है, अब ये नया रूल था कि अब ये ओवर रूलिंग का नया रूल था। ओवर रूलिंग का मतलब होता है कि आपका जो भी नियम, दोस्तों ओवर रूलिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आप कोई वर्क कर रहे हैं, आप अपने कोई किसी से लेन देन कर रहे हैं, उसके ऊपर से कोई नया नियम बना दिया जाए और आपके अधिकारों को छीन लिया जाए। ठीक है, यही था। अब सरकारी जो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय था वो 10 साल से आप जॉब कर रहा था, जॉब करने में 10 साल से एक साथ उसको बोल दिया, नोटिस देते जाओ, वे अपने घर बैठो, तुम्हें बर्खास्त कर दिएगा। अब कहेगा किस कारण से बर्खास्त किया गया ये बताओ, उसको नहीं अब नया नियम चालू हो गया, हम नहीं बताएंगे, बस तुम अपने घर जाओ, कोई वो नहीं है। तो अब वो कहा अच्छा ठीक है, अब वो कोर्ट में जाए, वो कहा भैया जो अनुच्छेद 14 है, ठीक है, अनुच्छेद 14 है, उसमें मुझे अधिकार है कि मुझे जानना है कि मेरे से क्या गलती हुई है या फिर मुझे क्यों निकाला है, मेरे अधिकार को क्यों, क्योंकि उस किसी को भी अपना व्यवसाय, अपना काम करने की आज़ादी है, लेकिन उसको काम करने से रोका जा रहा है, तो क्यों, उसका अधिकारों का हनन हो रहा है ना। तो इस बात पर वो क्या कर सकता है, अपने जो उसके साथ में हुआ है उसको चुनौती दे सकता है। ठीक है, अब निर्णय इसमें क्या हुआ, चुनौती तो उसने दे दी अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपनी जो काम करने की तो उसकी अधिकार था, मतलब कोई भी व्यवसाय कोई कर सकता है, तो उस पर दे दी उसको चुनौती। क्या था उसका निर्णय, क्या हुआ, देखिए, जब किसी मामले में संभावित ओवर रूलिंग का सिद्धांत लागू किया जाता है तो विचार किया जाना सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि पुरानी व्यवस्था के तहत हुए पिछले लेन देन के कारण कोई चोट असमानता नहीं होनी चाहिए। दूसरा यह था कि संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत का अस्पष्ट अर्थ है कि न्यायालय के निर्णय का केवल एक संभावित संचालन होगा। तीसरा, चूंकि वर्तमान मामले में एक सरकारी कर्मचारी को भारत संघ बना मोहम्मद रमजान खान के मामले में न्याय के फैसले से पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था, इसके संभावित संचालन के कारण बर्खास्तगी उस मामले के फैसले से प्रभावित नहीं है। चौथा था, हालांकि कर्मचारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर आदेश को चुनौती दे सकता है और मामले को नए सिरे से कार्यवाही की मांग भी कर सकता है। निष्कर्ष, संभावित ओवर रूलिंग के सिद्धांत का सीधा अर्थ यह है कि न्यायालय के निर्णय का एक संभावित संचालन होगा और न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने से पहले होने वाले किसी भी लेन देन को प्रभावित नहीं करेगा। इस सिद्धांत को लागू करते समय जिन आवश्यक शर्तों का पालन किया जाना है वे यह है कि सबसे पहले इसे केवल उन मामलों के में लागू किया जाना चाहिए जो संविधान की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न होते हैं। दूसरा, इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही लागू किया जाना चाहिए और अंत में न्यायालय अपने फैसले के संभावित प्रयोग के पहलुओं को उसके समक्ष कारण या मामले के न्याय के अनुसार ही संशोधित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे यह सिद्धांत भारत में न्यायशास्त्र पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सुनिश्चित करता है कि असंवैधानिक घोषित किए गए कानूनों के तहत पिछले लेन देनों को अमान्य करने से सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये था ओवर रूलिंग का सिद्धांत। अब मैं आपको अपने शब्दों में एक बार फिर से बता देता हूँ ओवर रूलिंग का सिद्धांत 2 मिनट में। देखिए, एक सिद्धांत बना सबसे पहले अमेरिका में, फिर इंग्लैंड में, फिर भारत में आया। ठीक है, 1900 में स्टार्ट हुआ। ओवर रूलिंग का सिद्धांत क्या था, देखिए, कोई भी कोर्ट है, ठीक है, एक कोर्ट है, उसने किसी भी केस के लेकर के सरकार के पक्ष में या सरकार के द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब इसमें जिसके खिलाफ फैसला सुनाया है वो ओवर रूलिंग का सिद्धांत चलाएगा। ओवर रूलिंग का मतलब कि जो भाई गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने, जो न्यायालय ने अपने अकॉर्डिंग एक नियम बना दिया। ठीक है, ये कह दिया कि भाई इस व्यक्ति को, ठीक है, कोई जैसे एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हम रोड पे बाहर नहीं निकलने देंगे, सपोज करो, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यायालय ने किया है तो भैया कोर्ट के आदेश है, इसको तो मानना पड़ेगा। लेकिन अब ये क्या करेगा, इसके पास में क्या ऑप्शन, इसके पास में एक ऑप्शन है निरसन सिद्धांत का,
मतलब कि ओवर रूलिंग का। अभी क्या करेगा, इसी फैसले को, सरकार के फैसले को ही वो चुनौती देगा। वो कहेगा ऐसे कैसे कर दो, मुझे तो आज़ादी है कहीं भी घूमने की, भारत देश का नागरिक हूँ, मुझे आज़ादी है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, तुमने ये जो फैसला सुनाया है ये गलत है, ठीक है, मैं इसको चुनौती देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको चुनौती देंगे और इस फैसले की वो दोबारा से जांच होगी। और जब वो देखेंगे कि हाँ इसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो न्यायालय को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा मतलब ये समझो, ये सिद्धांत सीधा सीधा ये है, जैसे कि आपने देखा होगा पहले सबसे निचली कोर्ट में फैसला जाता है और वो फैसला वहाँ पर सुना दिया जाता है, लेकिन जो प्रतिवादी है वो उस फैसले से संतुष्ट नहीं होता, तो उसके बाद में वो कहाँ जाता है, वो जाता है फिर हाई कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, और हाई कोर्ट में भी कोई फैसला ऐसा होता है कि जो मान्य नहीं होता, मतलब कि हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया और वो उसको प्रतिवादी को मान्य नहीं हुआ, तो वो उसको लेकर के जा सकता है फिर सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब मान्य नहीं होगा उसका फैसला, तो वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबसे बड़ा फैसला होता है ना, लेकिन नहीं, उसके बाद ही ओवर रूलिंग का सिद्धांत चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी जा सकती है इस ओवर रूलिंग के मामले से। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन, ठीक है, ओवर रूलिंग का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, 20 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा क्वेश्चन, क्या समझे आप, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो को कर लीजिए लाइक और शेयर, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।